हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार सामान्य ज्ञान जो सेकंड एडिशन का बुक है, जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा निकाला गया है। तो इसमें हम लोग जो है ना, इससे पहले क्लास 3 तक कर लिए हैं। तो क्लास 4 में आज होने वाला है, मगध साम्राज्य को हम लोग करेंगे। और ये चैप्टर 3 है और बिहार का प्राचीन इतिहास का भी चल रहा है। तो बिहार का प्राचीन इतिहास का क्लास 3 तक हो गया है और अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास नंबर 4 जो चलेगा मगध साम्राज्य, जैसा कि देख रहे हैं। तो यह जो है बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्लास है। और यह बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं तो इसीलिए इसे ध्यान से देखिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग करने वाले हैं दोस्तों मगध साम्राज्य। क्या करने वाले हैं? मगध साम्राज्य। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं और इसे ध्यान से देखिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई से बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है। तो बिहार पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा बुक को हम खत्म कर देंगे, यानी पूरा बुक को जो है ना करवा देंगे क्लास के माध्यम से। तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध का सर्वप्रथम वर्णन जो है ना, अथर्ववेद में मिलता है। इसके बाद है वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ। कौन सा शब्द का? व्रात्य, जिसका अर्थ है पतित। इसकी स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। आधुनिक पटना एवं गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी जो है ना कहाँ थी? राजगिरी, यानी कालांतर में पाटलिपुत्र थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। तो इसमें जो है ना मगध की सीमा को देखते हैं। देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर में गंगा नदी तक था। ठीक है, गंगा नदी। ठीक है, इसके उत्तर में। इसके बाद है आपको दक्षिण में देखिए विंध्य पर्वत तक है। इसके बाद है पूरब में जो है चंपा तक था और पश्चिम में जो है ना सोन नदी तक था। ये जो जितना देख रहे हैं आप, ये मगध का सीमा था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं बृहद्रथ वंश। ठीक है, बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की। बृहद्रथ की राजधानी को वसुमती या गिरिब्रज अथवा कुशाग्रपुर के नाम से जाना जाता था। बृहद्रथ का पुत्र जो है जरासंध एक पराक्रमी शासक था। श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया। रिपुंजय इस वंश का अंतिम शासक था। अब यहाँ देखिए हर्यंक वंश। ठीक है, इसका शासनकाल था 545 ईसा पूर्व से 545 ईसा पूर्व से आपको 412 ईसा पूर्व तक जो इसका समय अवधि था। इसके संस्थापक कौन था हर्यंक वंश का? तो बिंबिसार था। ठीक है, राजधानी था इसका राजगिरी यानी ग्रीवज। प्रमुख शासक था इसका बिंबिसार और उदयन। ठीक है, अंतिम शासक था नाग दशक। हर्यंक वंश से जुड़े प्रमुख तथ्य। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम वंश हर्यंक वंश, जिसका कहीं कहीं हर्यंक या हर्यान वंश के रूप में भी उल्लेखित हुआ है, और प्रथम शासक बिंबिसार था। इस वंश के बिंबिसार एवं अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इस वंश को याद रखिएगा, हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा वंश को पितृहंता वंश के रूप में जाना जाता है, तो ये होगा हर्यंक वंश का। बिंबिसार का शासनकाल देखिए 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन प्राप्त किया। इसी के अधीन मगध का साम्राज्य विस्तार आरंभ हुआ। जैन साहित्य में इसे श्रेनिक यानी सेनी कहा गया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। प्रथम विवाह किया था यह कौशल नरेश। प्रथम विवाह जो किया था कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से किया, जिससे दहेज में काशी का प्रांत प्राप्त हुआ था। द्वितीय विवाह किया था लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन चलना के साथ विवाह किया था। तृतीय विवाह हुआ था मद्र देश यानी पंजाब की राजकुमारी क्षमा से किया। बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। किसे में मिला लिया? अंग राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने अपने
राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत की पीलिया रोग के उपचार हेतु भेजा था। बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार ने राजगिरी नामक नवीन नगर की स्थापना की। राजगिरी का वास्तुकार जो है महागोविंद था। राजगिरी का वास्तुकार था महागोविंद। बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम अपनी सेना में हथियारों का प्रयोग किया था। बिंबिसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, परंतु जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अब देखिए अजातशत्रु का शासनकाल, इसका शासनकाल था 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में कोसल यानी कोसला से मगध का संघर्ष छिड़ गया। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी कौशल देवी ने भी दुख से मृत्यु हो गई। बहन कौशल देवी की मृत्यु से प्रसेनजीत बड़ा क्रोधित हुआ और मगध को दिए गए काशी के अनेक ग्रामों को पुनः अपने अधिकार में ले लिया, जो दोनों राज्यों में संघर्ष का कारण बना। कौशल और मगध के बीच संघर्ष में प्रसेनजीत पराजित हुआ तथा उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली। दूसरी बार युद्ध अनिर्णित रहा तथा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कराकर संघर्ष समाप्त किया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीतिज्ञ मंत्री वर्षाकार की सहायता से वजीर संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली यानी लिच्छवी पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। वजीर संघ के विरुद्ध अभियान के क्रम में अजातशत्रु ने 2 नए शस्त्रों यानी महाशिलाखंड और रथमूलस का प्रयोग किया। लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद है मध्यम निकाय के अनुसार अवंती नरेश चंड प्रद्योत के द्वारा आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलाबंदी कराई, जिनकी दीवारों के अवशेष आज भी विद्यमान है। भास के अनुसार अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा वत्स को अपना मित्र बना लिया। बौद्ध तथा जैन दोनों ही ग्रंथ अजातशत्रु को अपने अपने मत का अनुयायी मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले वह जैन धर्म से प्रभावित था, परंतु बाद में वह बौद्ध हो गया। बरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु का भगवान बुद्ध की वंदना करने संबंधित लेख अजातशत्रु भगवती वंदते उत्कीर्ण मिला, जो उसके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और लगभग 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। उल्लेखनीय है कि अजातशत्रु के मगध के सम्राट रहते हुए 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर यानी कुशीनाड़ा में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तथा महावीर का निधन 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ। उदायन का शासनकाल देखिए 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व। उदायन को बौद्ध ग्रंथों में पितृहंता एवं जैन ग्रंथों में पितृभक्त कहा गया। जैन ग्रंथों में उसकी माता का नाम पद्मावती मिलती है। उदायन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। उदायन जो है अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। उदायन जैन मातानुयायी था। उदायन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी तथा उसने राजगिरी से मगध की राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया। उपदेश सुनने के दौरान उदायन को अवंती के राजा पोलक ने धोखे से उसके पुत्रों द्वारा हत्या करवा दिया गया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदायन के 3 पुत्र थे,
अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, इन्हें भी पितृहंता कहा गया। नोट, हार्यंक वंश का अंतिम राजा जो है नागदशक था। इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक एक नए वंश की नींव रखी। तो दोस्तों ये जो है क्लास समाप्त हो गया और नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना लेके आने वाले हैं आप लोग के लिए शिशुनाग वंश का क्लास लेके आने वाले हैं। तो कोई भी एग्जाम दीजिएगा बिहार का वनडे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्लास को एक बार दो बार जरूर देखिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।